हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे, यहाँ पे हमारा चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर के सम बेसिक और सम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। प्यारे, अगर इसकी थ्योरी आपने नहीं करी है तो प्लीज़ पहले थ्योरी कर लीजिए। कहाँ से? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं इसके थ्योरी के, वहाँ से चाहे वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप पढ़ के फिर इस न्यूमेरिकल्स पे आइए। और अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही पे आए हैं, थ्योरी कर रखी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। ओके प्यारे, कॉपी लेके बैठ जाइए, पेंसिल लेके बैठ जाइए, पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। थोड़ा हिंट मैं दूंगा, थोड़ा बताऊंगा, पॉज करेंगे, फिर अपने आप करेंगे, फिर टैली करेंगे। ऐसा करने में बहुत मज़े आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, 2 पैरेलल प्लेट्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। कह रहे हैं दो प्लेट्स हैं, इस तरीके से दो प्लेट्स हैं, दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम इज 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स। इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो प्यारे, ये दे रखा है आपको डिस्टेंस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, जैसे ऐसा यूनिट में कर लीजिए, ठीक है, और ये दे रखा है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट। तो बेटा ई वी और डिस्टेंस में कोई रिलेशन याद है आपको? फॉर्मूले ऑन टिप्स याद होना ही चाहिए। तभी ध्यान आया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो हाँ, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एक यहाँ पे आपको अंदर की बात बता दूं कि बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे dv अपॉन dr लिखते हैं, ये तो फॉर्मूला होता ही है, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इज नॉन यूनिफॉर्म, अलग अलग जगह अलग अलग हो तो पर्टिकुलर जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तब बेटे आप हर जगह के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला dv की जगह सिर्फ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और छोटा पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल डिस्टेंस लगा सकते हो। चाहे इसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी डेल्टा आर से डिनोट कर दो, या सिर्फ v अपॉन आर, चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी, चाहे ऐसे लिख दो v अपॉन डी, v अपॉन एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे डिस्टेंस d से r से x से डिनोट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन डी। v है आपका 60 और d है 0.05। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू विल कम आउट टू बी 1200 और यूनिट क्या होगी? वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है प्यारे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V in a region along positive x-axis varied with distance in meters according to relation। यहाँ पे दे रखा है पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ? v इज इक्वल टू 4x²। बेटा यहाँ ब्रैकेट में x लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि v इंटू एक्स है, इसका मतलब पोटेंशियल वेरी कर रहा है विद x। कैसे? वो ऐसे लिखा है, तो आप चाहें तो ये यहाँ से हटा भी सकते हैं दिखाने के लिए कि पोटेंशियल डिपेंडिंग ऑन x। फिलहाल कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज दे रखा है कितना? 1 माइक्रोकूलम, और उस पर फोर्स निकालनी है, वो भी कहाँ रखा है चार्ज? 1 मीटर पे। कहने का मतलब ये इस तरीके से x एक्सिस है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है, एक चार्ज रखा है 1 मीटर पे, इस पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमें निकालनी है। बेटा अगर इस पूरे रीजन में पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रही होगी, तो
फोर्स अगर हम किसी चार्ज पे निकालें कि चार्ज ऑन फोर्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? जी हाँ, F इज इक्वल टू QE। लेकिन Q तो हमें मालूम है, E नहीं पता, तो प्यारे पहले आपने E निकालना पड़ेगा। क्या V से E निकाल सकते हो? कैसे? अभी फॉर्मूला आपने देखा dV अपॉन dr, dr की जगह हम यहाँ x लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस को x से डिनोट कर रहे हैं। तो सिंपली ये लीजिए, v की जगह लिख दीजिए आप 4x स्क्वायर और डिफ्रेंशिएट करिए, पहले 4 बाहर आएगा और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। उम्मीद है डिफ्रेंशिएशन आता होगा, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 2x यानी -8x। ठीक है प्यारे, ये लीजिए यहाँ पे रख दे रहे हैं चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -8x। बेटा यहाँ पे क्योंकि सिर्फ हम वैल्यू निकालने वाले हैं फोर्स की, कितनी फोर्स लगेगी, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे हटा दिया, वैल्यू डाल दीजिए। चार्ज है 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 और x कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन, बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगना था और यूनिट हो गई इसकी न्यूटन। समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखिए 3 चार्जेस -q + q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भैया, एक स्ट्रेट लाइन जो बोलते जा रहे हैं बनाते जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस बनाते जाओ अपने आप। जब बना लोगे तो आधा क्वेश्चन तो बनाने सॉल्व हो जाएगा, बाकी फिर फॉर्मूले लगा देंगे। -q + q + q रखे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ रखे हैं, कितनी दूर रखे हैं? लिखा है एट इक्वल डिस्टेंसेस, यानी एक जगह रख दो आप -q, फिर जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रखोगे +q और फिर -q। ठीक है, ये रखे हुए हैं इक्वल डिस्टेंसेस, यानी आप ये वाला डिस्टेंस भी r ले लीजिए और ये वाला डिस्टेंस भी r ले लो, चलो, या फिर a या d कुछ भी ले सकते हो। चलो अभी हम a ले रहे हैं। ठीक है, नामकरण A B C स्ट्रेट लाइन। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की 0 है, तो फाइंड Q/Q का रेशियो। जो उसने दे रखा था वो बनाया, जो पूछा था वो लिखा, सॉरी ये दे रखा था और ये पूछा है। फिलहाल बेटा पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो जो चीज़ दे रखी होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फार्मूला लगाइए, =0 रख दीजिए, अपने आप चुटकियों में ये आ जाएगा। फॉर्मूले याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी आपको बताई गई थी कैसे निकालते हैं, जब 3 चार्जेस होते हैं इस तरीके से, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 2 चार्जेस के लिए तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं R होता है सिर्फ नीचे, K Q1 Q2 अपॉन R होता है 2 चार्जेस के लिए। 3 चार्जेस के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे K तो कॉमन ले रहे हैं, पहले A और B लेंगे तो QA QB अपॉन R। A का आपने B से कॉम्बिनेशन ले लिया, फिर A का कॉम्बिनेशन C से ले लीजिए। ठीक है, फिर B पे आइए, B का A के साथ तो हो ही गया था, B का C के साथ कॉम्बिनेशन लिख दीजिए QB QC, तो सबके साथ कॉम्बिनेशन हो गया। इन सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला बन गया जिसकी वैल्यू 0 दे रखी है। लेकिन डिस्टेंस बेटा A और B चार्ज है तो यहाँ AB वाला लिखेंगे, यहाँ AC और यहाँ BC। K तो इधर आके 0 हो जाएगा, अपने आप सॉल्व करिए पॉज करके और निकालिए। चलिए मैं कर रहा हूँ जब तक। बेटा वैल्यू डालते हैं A और B, A पे है -Q और B पे है +Q। साइन लगाएंगे, कितने लगाएंगे बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो साइन माइनस है तो लगाएंगे, वेक्टर होती तो नहीं लगाते। RAB, A से B के बीच का डिस्टेंस A। AC, A पे रखा है -Q और C पे रखा है -Q। ठीक है, और A से C पूरा डिस्टेंस A से C 2A, और यहाँ पे B और C पे B पे रखा है Q और C पे रखा है -Q, और B और C के बीच का डिस्टेंस A =0। ठीक है बेटा, नीचे से A कॉमन आ जाएगा, वो बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका -QQ +Q² -QQ
और ए बाहर ले लिया, ये 1 बच गया, ये 2 बच गया, ये 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। ये ए उधर जाके 0, माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस 2QQ प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये माइनस 2Q उधर ले आएंगे तो इधर बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2QQ। ये लीजिए, एक Q से Q कट गया। आपको क्योंकि कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q निकालना था तो कैपिटल Q यहीं रख रहने दें और स्मॉल q एक नीचे ले आए हैं, तो इधर की तरफ से 4 नीचे जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो रेशियो Q/Q का क्या आ गया, 1/4। देख रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले क्लियर हैं आपको, तो बहुत ही आसानी से वैल्यू निकल आनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके प्यारे, अच्छा प्यारे एक बात, मैं जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन आपको उतनी जल्दी नहीं आना है। आपको पॉज करके पहले अपने आप करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 चार्जेस। आपकी पिछली बार 3 थे, 4 चार्जेस आ गए हैं जो कि कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे रखे हैं। ये लीजिए स्क्वायर बना दिया, ये लीजिए इस तरीके से स्क्वायर बना दे रहे हैं, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ये 4 चार्जेस हैं बेटा। लेकिन एक बात है, जैसे अगर आप नाम ABCD लिख रहे हैं तो जिस ऑर्डर में आपने ऐसे लिखा है चार्जेस भी उसी ऑर्डर में रखने हैं आपको, Q माइनस Q, Q माइनस Q, यानी Q माइनस Q, Q माइनस Q। ऐसे नहीं कर देना कि 2 जगह Q प्लस Q रख दिया फिर माइनस Q अपने मन से, नहीं, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में आपने रखना है। इन स्क्वायर की साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A मान लेते हैं, चलो A। ठीक है, अभी कह रहे हैं इस पूरे की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो प्यारे फिर से वही बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 4 चार्जेस के लिए। अरे 4 चार्जेस के लिए तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, याद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी समझ से फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R होता है 2 चार्जेस के लिए। तो आपको क्या करना है, K तो कॉमन ले लोगे इन सारे चार्जेस के निकालने के लिए। पहले आप A का कॉम्बिनेशन लोगे B से, फिर C से, फिर D से। ठीक है, A का B से, तो ये बन गया QA QB, फिर A का C से, फिर A का D से। लो A का सबसे कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात आई B पे, B का A से तो हो चुका था तो पीछे वाले छोड़ो, अब B का C से ले लो, B का D से, यानी B का C से, B का D से। अब आगे बढ़ो, अब आ जाओ C पे, C का पीछे वालों से तो हो चुका है, आगे वाला है D, तो C का D से। अब D पे आ जाओ, D का तो पहले ही सबसे हो चुका है, तो ये इस तरीके से प्लस करके अपॉन डिस्टेंसेस लिख दो। ये इसका फॉर्मूला बनाने का एक तरीका है। फिलहाल देखिए यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे AB AC, RAB RAC लिखने की बजाय AB AC भी लिख सकते हैं। ये लो AB AC AD BC BD CD। ठीक है, लो एक बात पहले बेटा, कहीं पर भी अगर साइड आएगी तो A लिखेंगे, लेकिन अगर कहीं डायगोनल आएगी तो आपको मालूम है डायगोनल अगर साइड A है तो डायगोनल कितनी होती है, √2A। चलिए फिलहाल यहाँ पे करते हैं कि A और B पे, A और B Q इंटू माइनस Q, डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस Q स्क्वायर, और A से B डिस्टेंस A, स्क्वायर मत लगा देना, कई बार हम जल्दबाजी में डिस्टेंस में भी स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला बार बार पढ़ के आ रहे हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ध्यान रखना यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में A स्क्वायर नहीं लगेगा। A और C Q इंटू Q स्क्वायर, और क्योंकि ये डायगोनल है AC तो नीचे डिस्टेंस लिख देंगे √2A। फिर A और D Q इंटू माइनस Q स्क्वायर, तो यहाँ माइनस Q स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, और A से D डिस्टेंस A। ऐसे ही अब देखते जाइए B और C माइनस Q स्क्वायर, तो यहाँ माइनस Q स्क्वायर लिख दिया अपॉन BC A। B एंड D माइनस Q इंटू माइनस Q प्लस Q स्क्वायर, और BD हो गई √2A। और C और D माइनस Q प्लस Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन A। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सिंपली यहाँ से आप जो चीज़ें
ये देखिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म 2 बार 4 बार आ रहा है माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -4q² अपॉन a। और ये वाला 2 बार आ रहा है प्लस में, तो ये हो जाएगा 2q² अपॉन √2a। k कॉमन चल ही रहा था, अब यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए। k कॉमन आया, 2 कॉमन आया, q² कॉमन आया, a कॉमन आया, बचा यहाँ पे 2q² अपॉन a के बाद 1 अपॉन √2, और यहाँ 2 कॉमन आया तो 2 बच गया, q² अपॉन a बाहर आ गया। ये फॉर्मूला हो गया। k की जगह लिख दीजिए 1/4πε0 2 इंटू q² अपॉन a, एलसीएम ले लीजिए 1 - 2 √2 अपॉन √2। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा रेशनलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 और यहाँ √2 आ रहा है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 इंटू √2 2 होता है, ये कट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई 1/4πε0 q² अपॉन a, ब्रैकेट में √2 भी है और 1 - 2 √2। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। प्यारे ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन में k बीच में जितनी जगह चाहे लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल में कहीं k मत छोड़ देना, मार्क्स कट जाएंगे। k यहाँ पे 1/4πε0 है तो वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट A इज 24। बोले कि यहाँ पे चार्ज Q कैप्ट एट A पे एक चार्ज रखा है Q, इसकी वजह से B पॉइंट पर, B यहाँ ले लें, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी। ध्यान से, A पे नहीं है, A पे तो चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड B की दे रखी है। ये लीजिए, अब यहाँ लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 24 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है और पोटेंशियल इतना है। ठीक है, ये न्यूटन पर कूलम और ये जूल पर। अरे पोटेंशियल की नई यूनिट आ गई, जूल पर कूलम भी होती है। वैसे वोल्ट पर मीटर थी, यहाँ पे जूल पर कूलम भी आपको पता चल गई होती है। ध्यान कर लीजिए, पोटेंशियल की जूल पर कूलम। बोले सर कहाँ से आई? अरे सिंपल बेटा, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम, जैसे मिला के वोल्ट लिखते हैं। फिलहाल कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, ये डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा। ये चार्ज नहीं दिया है तो इसे प्लस मान लेंगे और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन, चार्ज इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है प्यारे, बहुत ही सिंपल। क्या समझ पा रहे हैं? दो फॉर्मूले वैल्यूज दे रखी हैं, दो फॉर्मूले लगा दीजिए, आंसर निकल आना है। पोटेंशियल आपको दे रखा है 20 नहीं 12 जूल पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, उसका फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, दो इक्वेशन आपस में सॉल्व, आंसर आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो 24 है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आर डिस्टेंस पे के क्यू अपॉन आर, ये है 12। ये लीजिए दो इक्वेशंस आ गई। क्या कर दीजिए, सिंपली दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो देखिए ज़रा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर 24 अपॉन 12, के क्यू कट गया, एक आर से आर कट गया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, ये कट गया 2, ये लो सिंपल, आर आपका आ गया 1 अपॉन 2, यूनिट क्या होगी मीटर, लो डिस्टेंस आ गया 0.5 मीटर। अब आर की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, के क्यू अपॉन आर की जगह 1/2 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्यू निकालने के लिए आप डाल देंगे 2 ऊपर चला, ये 2 ऊपर ले जा रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 2kq और ये हो जाएगा 2k का होता है क्या 1/4πε0 कितना होता है 9 × 10⁹ 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये लीजिए, इससे q निकाल लेंगे, 3 2 3 3 1/3 × 10⁹ 9। जो भी वैल्यू आएगी 1/3 कितना होता है वो आप लिख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए।
ठीक है प्यारे, यहाँ सही कर लीजिए, 2 बचा है, 2/3 होगा, 2/3.667 इंटू 10⁻⁻9 चार्ज है, उसकी यूनिट कूलम, ये क्यों आ गया और ये डिस्टेंस था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए आगे बढ़िए। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। ये लो भैया पोटेंशियल निकालने बोल रहे हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। बच्चे ये तो बहुत ही सिंपल है, आप खुद करेंगे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। वैल्यू डालिए ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके और चेक करिए मैच रहा है या नहीं मैच रहा है। ठीक है, मान लें, चलिए किस पॉइंट पे निकालना था, P पॉइंट पे निकालना था। P पॉइंट पे आपका फॉर्मूला डाल के वैल्यू में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4 × 10⁻4 वोल्ट आ गया। अगला पार्ट देखिए, वो थोड़ा अलग है और इम्पॉर्टेंट भी है। कह रहे हैं हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस कूलम। बेटा इस वाले 2 × 10⁻⁹ कूलम के चार्ज को ब्रिंग करना है एक जगह से दूसरी जगह, और जिस चार्ज को मूव कराते हैं उसे Q0 से डिनोट करते हैं। 2 × 10⁻⁹ दे रखा है, इसे कहाँ से कहाँ लाना है, इन्फिनिटी से पॉइंट P। मान लें ये पॉइंट P था जिस पे आपने ये पोटेंशियल निकाला। अभी कह रहे हैं वर्क डन निकालो इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, इस चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाना है। बोले अरे सर इन्फिनिटी से P तक, सर ये तो कौन सा कंसेप्ट है, ये तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का कंसेप्ट है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इसके हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला आपको मैंने बोला है क्या, Q0 × Vp, ये इधर आ जाएगा। लो वैल्यू डाल दो, 2 × 10⁻⁹ और पोटेंशियल आ गया है 4 × 10⁻4। वैल्यू 4 × 2 = 8, 10⁻⁻5 ऑफ वर्क की यूनिट जूल। ठीक है, अगले पार्ट में डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is taken। बताइए क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा कि कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? जी नहीं, थ्योरी में समझाया हुआ है। एक बात और सुन लें, ऐसा कोई भी वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है जो वर्क एक ऐसी फोर्स के अगेंस्ट किया हो जो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके की कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके की कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसलिए कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और अलोंग अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन 0 होता है। प्रॉपर्टीज में आपको समझा रखा है। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैसा अभी किया था उससे थोड़ा उसी पे बेस है, थोड़ा सा और आगे का क्वेश्चन। कह रहे हैं ABCD इज एन स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर। लो भैया, जो बोलते जाते हैं ना पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, स्क्वायर बना दिया, लीजिए AB नामकरण ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, 0.2 मीटर लिख दीजिए। चार्जेस रखे हैं इतना, इतना एंड इतना एट ABC। A पे चार्ज है, B पे और C पे। यहाँ लिख दे रहा हूँ QA = 2 × 10⁻⁹, B पे 4 और C पे 8 इंटू सब प्लस में है क्योंकि साइन नहीं दे रखा है। अच्छा, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ इतने कूलम। बेटा इस चार्ज को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ से कहाँ, D से सेंटर ऑफ द स्क्वायर की तरफ। D से सेंटर, सेंटर का मतलब डायगोनल्स का इंटरसेक्शन बना लें। एक चार्ज को, कौन से चार्ज को, इस चार्ज को, इसे किससे डिनोट करते हैं, Q0 से। जिसको मूव कराते हैं उसे Q0 से। इस चार्ज को D से सेंटर की तरफ ले जाना है, सेंटर को O मान लें, तो सेंटर तक ले जाने में कितना वर्क होगा, क्या लिखेंगे यहाँ, D2O। वो वर्क का फॉर्मूला निकालना है, वैल्यू निकालनी है।
प्यारे फिर ध्यान करिए, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान करिए, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, डी से ओ मूव करा रहे हैं तो वी ओ माइनस वी डी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम डी टू ओ पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए फॉर्मूला बताया गया था पोटेंशियल डिफरेंस का, ये होता है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू नॉट इधर ले जाइए, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू नॉट इंटू वी ओ माइनस वी डी। डी से ओ ले रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ओ से डी होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। लीजिए कर दीजिए चार्ज की और वी ओ वी डी की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। चार्ज तो दे रखा है लेकिन वी ओ और वी डी नहीं दे रखा है, तो प्यारे ओ और डी का पोटेंशियल आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक बात पहले से, अगर कहीं पे पूरी डायगनल आएगी तो डायगनल कितनी होती है, अगर साइड ए है डायगनल होती है √2a, और अगर ये आधा वाला डिस्टेंस कहीं आएगा हाफ डायगनल, तो हाफ डायगनल को करने के लिए इसे अपॉन 2 करेंगे और रेशनलाइज करेंगे तो a/√2 आएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे निकालते हैं ए पॉइंट का, ओ पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का। ओ पॉइंट का पोटेंशियल, ओ पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा प्यारे, यहाँ पे 3 चार्जेस रखे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बताइए कितने लोगों की वजह से होगा पोटेंशियल, ऑब्वियसली 3 लोगों की वजह से। तो आप यहाँ पोटेंशियल लिख दीजिए वी ओ इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। डायरेक्शन मत लेने बैठ जाना, स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ए पे निकाल रहे हैं, सॉरी ओ पे निकाल रहे हैं, ए की वजह से तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, और ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, वैल्यूज डालिए और आंसर निकालिए। के क्यू ए पे कितना चार्ज है ये लिखी है सारी वैल्यूज। बेटा थोड़ा लंबा होने वाला है कैलकुलेशन, बट अपने आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। ओ ए डिस्टेंस की बात करें तो ओ ए डिस्टेंस हो जाएगा, ये ओ ए आधी डायगोनल हो गई तो यहाँ पे लिखेंगे a/√2। ऐसे ही क्यू बी पे चार्ज है ये 4 × 10⁻⁹, और ओ बी, ओ से बी फिर आधी डिस्टेंस है a/√2, और क्यू सी पे है 8 × 10⁻⁹, और ओ सी भी आधी डायगोनल है a/√2। यहाँ से कॉमन शॉमन लेंगे, बाद में a की वैल्यू डालेंगे और k की वैल्यू डाल के वी ओ निकाल लेंगे। ऐसे ही फिर वी डी निकालेंगे क्योंकि डी भी चाहिए। डी का पोटेंशियल भी इस पॉइंट पे भी कितने लोगों की वजह से पोटेंशियल होगा, ऑब्वियसली 3 चार्जेस हैं, ए, बी और सी, 3 लोगों की वजह से पोटेंशियल होगा। फॉर्मूला डालिए, के बोले सर अरे फॉर्मूला डालने की क्या ज़रूरत है सर, ये ओ पे निकाला है ए बी सी की वजह से, डी पे भी ए बी सी की वजह से, सर वही आंसर आ जाएगा। अरे नहीं प्यारे, ये अलग आएगा, ये अलग वैल्यू आएगी। अरे ये नहीं देख रहे हो यहाँ पे के क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ डी पे निकाल रहे हैं ए की वजह से, तो यहाँ डी ए डिस्टेंस आएगा, यहाँ डी बी आएगा, यहाँ डी सी। देखो डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, यहाँ सारे डिस्टेंसेस पहले केस में ओ से लिए थे, जबकि दूसरे डी पे निकालने के लिए डी से लेंगे, तो डिस्टेंसेस अलग आएंगे। ये डी ए, डी बी, डी सी जो भी आएगा, ये डी ए आएगा ए, डी बी आएगा √2a, डी सी आएगा ए। वैल्यू डाल के डी निकालिए, ओ निकालिए, यहाँ डालिए, क्यू नॉट डालिए और आंसर निकालिए और मैच करिए ये आ रहा है कि नहीं। अब इतना आपने खुद करना है, पॉज करने के बाद अपने आप करिए, जब तक आगे ना बढ़िएगा, जब तक ये आंसर ना आ जाए। चलिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए हैं, पढ़िए क्या लिखा है। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। दे कोलेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। कहने का मतलब ये कि ये छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, कितनी ड्रॉप्स थी, कितनी 27 ड्रॉप्स। ठीक है, ये आपस में मिल गई और मिलने पे इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बना ली। इन छोटी छोटी ड्रॉप्स का पोटेंशियल था 220, तो ये जो बड़ी ड्रॉप बनी है इसका पोटेंशियल पूछ रहे हैं कि कितना होगा, जबकि स्मॉल ड्रॉप का इतना पोटेंशियल था। ओके,
प्यारे ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस में भी ड्रॉप्स या कोई चीज़ आपस में मिल गई हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक ये आपको जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब कोई छोटी छोटी चीज़ आपस में मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाएगी तो कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं जो टोटल पहले की और टोटल बाद की सेम रहेगी। बताइए कौन सी क्वांटिटी? जी हाँ, एक तो चार्ज। अगर इसके टोटल चार्ज की बात करें, इसके हर ड्रॉप का चार्ज Q है, Q है और इसका कैपिटल Q है, तो बताइए कैपिटल Q कितना होगा? जी हाँ 20, इसका टोटल चार्ज हो जाएगा 27Q और इसका टोटल चार्ज हो जाएगा Q। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि बड़ी ड्रॉप का चार्ज कितना होगा 27Q, मिला के टोटल सेम रहेगा। दूसरा क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगी। यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि इन सब की वॉल्यूम मिला के कितनी होगी? 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये मिला के वॉल्यूम ये बना रही है तो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। बात समझ पा रहे हैं? इसी को मिला के ये बना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दीजिए बेटा, क्योंकि ड्रॉप्स स्फेरिकल होती हैं तो स्फेयर का फॉर्मूला डालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे भी स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ स्मॉल आर ये दिखाने के लिए कि स्मॉल ड्रॉप्स का रेडियस और यहाँ कैपिटल आर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये लीजिए कॉच गया 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, तो इससे हमारा कैपिटल आर निकल आया स्मॉल आर के टर्म्स में। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए तो इसका आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा और इसका 3R हो जाएगा। तो देखिए दो चीज़ें पता चल गई, जो बड़ी ड्रॉप है उसका चार्ज और उसका रेडियस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। अब पोटेंशियल पे आ जाइए बच्चे। स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल दे रखा है, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल दे रखा है आपको कितना? 220। बेटा एक कोई भी ये ड्रॉप ले लें, इसका पोटेंशियल जो 220 है स्फेरिकल है, तो स्फेयर के चार्ज स्फेयर, क्योंकि ये चार्ज है तो चार्ज स्फेयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है क्या? KQ/R। वही फॉर्मूला होता है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो ये आप देखिए ये आपको 220 दे रखा है और आपको बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? बिग ड्रॉप का पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा? KQ/R। यहाँ स्मॉल क्यू, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल। अभी क्या करेंगे प्यारे, आप ये देखिए यहाँ से फॉर्मूला डालिए के, तो वैसे ही लिखा रहने दीजिए, Q की जगह ये लिख दीजिए 27Q और कैपिटल R की जगह लिख दीजिए 3R। तो देखिए ये बन गया आपका 9KQ/R। क्या समझे क्या करने वाले हैं और ऐसा क्यों कर रहे थे? इसकी वैल्यू डाली, उसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए KQ/R 220 है, तो सिंपली इसकी जगह लिख दीजिए 220 और ये आपका आंसर आ जाएगा 1980 यूनिट होती है वोल्ट। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। चीज़ें कुछ आपको पहले निकालनी थी, दे रखी थी, फिर निकाल लिया आपने फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए और अपने आप करिए। ओके, तो प्यारे अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। बैलेंस, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? बेटा बैलेंस का मतलब ये है कि ये एक इस तरीके से ऑयल ड्रॉप है, ये कहाँ गिरना चाह रही होगी? अपने वजन की वजह से, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, वेट की वजह से नीचे गिरना चाह रही होगी, लेकिन बैलेंस करना चाहते हैं, इसका मतलब ये यहीं पे हवा में टंगी रहे। इसके लिए जरूरी है कि इसमें एक फोर्स कहाँ लगे? ऊपर की तरफ, और ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो ये ऑयल ड्रॉप बैलेंस रहेगी। फिलहाल कैरी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें चार्ज दे रखा है कितना? 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यानी 10 × 10 to the 1.6 × 10 to the power -19, जो कि हो जाता है 1.6 × 10 to the power -18 कूलम का इस पे चार्ज है। ठीक है, when located between the plates of a capacitor which are 5 millimeter apart। बोले सर कैपेसिटर क्या चीज है? बेटा वो तो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लीजिए कि ये इस तरीके से कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। कैपेसिटर में एक्चुअली क्या होता है? दो प्लेट्स होती हैं, जिसपे एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज।
अगर ये वाली जो ऑयल ड्रॉप है इस पे चार्ज दे रखा है कितना 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इस पे नेगेटिव का चार्ज होगा। तो बेटा हम चाहते हैं ये यहीं रुकी रहे, तो एक वेट नीचे एक वेट ऊपर लगनी पड़ेगी, यानी ऊपर वाली प्लेट पे कैसा चार्ज होना पड़ेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, तभी तो ये इसे ऊपर खींचेगी और ये नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी और हम चाहते हैं कि ये यहीं पे रुकी रहे, सस्पेंड रहे, बैलेंस रहे, तो F should be equal to W। तो उसके लिए या तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है जैसे पहले हमने करा था कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में किया था। यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल पूछ लिया है, वोल्टेज कितना लें। तो बहुत ही सिंपल है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है 5 mm। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल लें तो वोल्टेज तो अपने आप आ जाएगा ना, E = dV/dr से G की वैल्यू 10 लेनी है। चलिए देखते हैं। और ऑयल का मास दे रखा है 3 × 10⁻⁻16 kg। तो आपको मालूम है फॉर बैलेंसिंग F should be equal to W, दोनों का फॉर्मूला डाल दीजिए। फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज का प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है QE और W का mg। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी, वोल्टेज निकालना है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, वैसे तो जनरली E = -dV/dr होता है, लेकिन E का फॉर्मूला जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक सी है, वहां छोटे से पोटेंशियल छोटे से डिस्टेंस की जगह टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल डिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे R की जगह हम dV लिख सकते हैं जो ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। E की जगह आप ऐसा करिए, लिख दीजिए V/d। जी हाँ, माइनस की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लीजिए यहाँ से V निकल आएगा mgd/q। ये ऊपर ये नीचे, इसमें सारी वैल्यूज डाल दीजिए। m दे रखा है, g दे रखा है, d दे रखा है। d को 5 mm को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर को मीटर में इनटू 10⁻⁻3। ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। इतनी जहमत अपने आप करिए और चेक करिए, टेली करिए कि आंसर मैच रहा है या नहीं मैच रहा। ठीक है, ओके, चलिए पॉज करके करिए सॉल्व जब तक आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके प्यारे, बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार बोर्ड्स में आ चुका है, कंपटीशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, बोर्ड्स का मतलब अगर मैं कहता हूं यानी 12th के होम एग्जामिनेशन में भी कई स्कूल्स ये क्वेश्चन देते हैं। फिलहाल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 न्यूटन कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, जो दे रखा है लिखते जाते हैं, निकालना क्या है, पूरा क्वेश्चन का कांसेप्ट क्या है वो साथ साथ में देखते जाएंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 300 न्यूटन पर कूलम, is directed along negative x axis, negative x axis की तरफ है। ठीक है, दे ही रखा है negative x axis। ठीक है, पिंक कलर की लाइन से दिख रही है। A, B and C are 3 point charges in the field। बच्चे एक ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,1, इसके 4,4 और ये दे रखा है आपको -3,4। ठीक है, और ये ओरिजिन है। ओके, बोल रहे हैं सब मीटर्स में है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है B और A के बीच, C और B के बीच, C और A के बीच। सबसे पहले B और A के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यारे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। E का फॉर्मूला बेटा dV/dr होता है, ठीक है ना, या आपने पढ़ा है dV का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से dV = -E.dr है ना। ठीक है, ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस तो छोटा सा डिस्टेंस, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो वहां d की जगह हम डेल्टा भी लिख सकते हैं और d की जगह यहां पे डेल्टा r लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए जहां पे डॉट हटाएंगे तो ये बन जाएगा E डॉट, डॉट तो हट गया तो E into डेल्टा R into क्या, cos थीटा। ठीक है भैया, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस वेक्टर। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके B और A के बीच, B और A। देखिए बेटा B से A की अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस है
डेल्टा आर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बच्चे अगर हम डेल्टा भी निकालेंगे ए और बी के बीच, बी और ए के बीच, तो फॉर्मूला जो होगा E इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 90। फिर से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और डेल्टा आर वाला है वेक्टर, डिस्टेंस वो ऐसे है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। cos 90 जीरो होने की वजह से B और A के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। कैसे? बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे है यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो कुछ इस तरीके से बनते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, आप ये देखिए सर, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनाएंगे, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई होने की वजह से दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे। फिलहाल ये सॉल्व करने का तरीका है। चलिए दूसरे पे आए, B और C के बीच, C और B के बीच फॉर्मूला वही माइनस E डेल्टा R cos थीटा। अब जरा ये देखिए, इसको हटा दें, जरा देखिए C और B, C और B, ये C और B आपकी डेल्टा R, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो गई, ये डेल्टा R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा R और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एंगल यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा E इंटू डेल्टा R इंटू 1। E कितना है 300। डेल्टा R यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, बेटा ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। x एक्सिस का यहाँ कोऑर्डिनेट है -3, यहाँ 4, तो -3 पीछे +4 आगे, -3 पीछे +4 आगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जी हाँ 7। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 7, ऐसा यूनिट मीटर ही लिखिए, तो ऐसे ही लिखा रहता है, तो ये हो गया 2100 और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, चलिए तीसरे पे आइए, CA फॉर्मूला लिख दे रहा हूं E इंटू डेल्टा R इंटू cos थीटा। चलिए तो फिर से रब करते हैं यहाँ पे। अब की हमें करना है C एंड A के बीच, तो C से A की लाइन खींचिए जिससे C और A के बीच का डेल्टा R आ सके। ये डेल्टा R हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये दोनों के बीच का एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा ये ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन cos थीटा जरूर बता सकते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लें इस तरीके से, ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, और इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा निकालें जिसका फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इस ट्रायंगल का ये तो बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूज यानी AC हाइपोटेन्यूज हो गया, AC हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप यहाँ पे ऐसा करिए कि ये माइनस E डेल्टा R, C से A निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस भी है डेल्टा R, ये वाला लेंगे C से A तक का, जिसे हम क्या लिख सकते हैं AC, और ये जो cos थीटा है ये हमने निकाल लिया क्या BC अपॉन AC। अरे AC से AC कट गया, ये हो गया माइनस E, और B से C कितना डिस्टेंस है? B से C डिस्टेंस है आपका 3 और 4 मिला के 7, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है 300, तो इसका भी आंसर आ गया क्या -2100 वोल्ट। ठीक है, कुछ बच्चे ये वाला भी डायरेक्ट आंसर कर सकते थे बिना सॉल्विंग के। कैसे? बोले सर अगर B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी VB माइनस VC अगर आपका 2100 आ रहा है, तो सर A और C का भी पोटेंशियल डिफरेंस, A और C का पोटेंशियल डिफरेंस भी यही आएगा, क्योंकि B और A तो सेम पोटेंशियल पे, अगर हमें A माइनस C निकालना है तो A और B का पोटेंशियल सेम होने की वजह से VA की जगह अगर हम VB लिखते हैं तो देखिए VA माइनस VC खुद VB माइनस VC के इक्वल है, जो हम निकाल चुके हैं ये, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जो भी उस समय स्ट्राइक करे दिमाग में वो कर सकते हैं। फिलहाल ये तरीका है निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल चलिए नोट करते जाइए, अपने आप सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए पॉज कर करके। फिलहाल
कंपेयर द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में ग्राफ का आएगा आपके। कह रहे हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, इस तरीके से शेल है, ये चार्ज है, ये इसका मान लें कैपिटल आर इसका रेडियस है। तो हमें सेंटर से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा उसका ग्राफ बनाना है। तो दो ग्राफ बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसलिए मैंने दो अलग अलग बना लिए। ये है इस तरीके से इसका रेडियस, ठीक है, कैपिटल आर। ठीक है बच्चे, पहली बात करें कि अगर हम इसी के नीचे ग्राफ बना रहे हैं तो आप ये समझिए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ले रहे हैं और इधर की तरफ डिस्टेंस लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ग्राफ बना रहे हैं, इधर की तरफ डिस्टेंस लिख दे रहे हैं और इधर की तरफ पोटेंशियल लिख दे रहे हैं। अब आप ये देखिए चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जी हाँ, जीरो। यहाँ जीरो होगी, यहाँ जीरो होगी, यहाँ जीरो होगी, यहाँ तक जीरो ही रहेगी। कहाँ तक जीरो रहेगी ये मैं यहाँ ग्राफ में बना दे रहा हूँ। आप मान लें इसका रेडियस कैपिटल आर है तो डिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस जब तक कैपिटल आर रहेगा, कैपिटल आर तक, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा। लेकिन सरफेस पे पहुंचते ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जिसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एकदम, ये हम ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E=1/4πε0 को K लिख दे रहा हूँ, KQ/R², कैपिटल आर। लेकिन उसके बाद बाहर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होने की वजह से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती रहेगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मीट नहीं कराएंगे, मीट एट इंफिनिटी, ठीक है। एक तरफ ऐसे बना के आप चाहे इधर भी ऐसी इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल में क्या होता है प्यारे? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल थोड़े ना जीरो हो जाता है। आपको मालूम है सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला -dV/dr। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब dV=0 है। ये चीज इधर जाएगी तो dV=0 यानी V कांस्टेंट। ये मैं समझा चुका हूं। अंदर स्पेस में और सरफेस पे हर जगह भी कांस्टेंट होगा। जितना सरफेस पे होगा वही अंदर होगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल चुके हैं KQ/R। तो जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा। कितना? KQ/R। तो जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, ये ऊपर से स्टार्ट होगा। KQ/R कहां तक? यहां तक ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे इस तरीके से ऐसे दिखाएंगे। कितना? V=KQ/R। उसके बाद बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है KQ/r, ठीक है। KQ/r, V=KQ/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होने की वजह से वही काम यहाँ होगा कि ये इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। मीट एट इंफिनिटी। यहाँ भी जीरो से मिला मत देना। फिलहाल दोनों ग्राफ्स को कंपेयर कर लीजिए। ये 0 0 0 रहा, फिर कुछ वैल्यू हो गई, फिर कम होता रहा। यहाँ पे कांस्टेंट रहा, फिर कुछ वैल्यू कांस्टेंट रही, फिर उसके बाद कम हो गई। इंपॉर्टेंट ग्राफ से नोट्स कर लीजिए, जल्दी से नोटिए, फिर आगे बढ़िए। ओके प्यारे, अगला क्वेश्चन, फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं। What can you say about the magnitude and direction of electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है और वैल्यू बताना है। बच्चे डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? वो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में पढ़ी थी कि क्या प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है। E = -dV/dt।
dr, यहाँ माइनस साइन ये दिखाता है कि जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो आप देखिए ये वाला जो सरफेस है इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट, फिर इसका 30 वोल्ट, इसका 60 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट। तो आप देखिए इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने लिख दिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से बना के दिखा देंगे, आउटवर्ड्स लिख देंगे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात है मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो लो फॉर्मूला लिखा तो है, दो सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लो। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस आप लेंगे तो 60 माइनस 30 नहीं करना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। यहां से ऐसे जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी 30 माइनस 20, 30 माइनस 60 और अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। प्यारे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ठीक है, ये 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 है, ये पूरा 20 है, तो बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा? जी हाँ 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब 0.1 मीटर कर दीजिए, तो ऊपर प्लस 30 हो गया, नीचे 0.1 का हो गया आपका 300, और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बोलो यस न्यूटन पर कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल। बेटा अगर बेस क्लियर है, देखिए अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, और पता तो है लेकिन ध्यान है, तभी आप ऐसे न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो पता तो होती है लेकिन ध्यान में आने के लिए ज़रूरी है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा जाए, तभी वो दिमाग में बसती है। तो इसलिए बेटा थ्योरी जितनी बार पढ़ेंगे आप, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज तक बेटा इतने सालों में अगर मैं कभी कोई बुक खोल के देख लूं और कुछ पढ़ लूं तो आज तक मुझे कुछ ना कुछ उसी टॉपिक से नई चीज निकल के आ जाती है। तो बेटा आप भी लोग जितनी बार पढ़ें उतनी बार कम समझिएगा, हर बार पढ़ते जाइए, हर बार आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको उसी टॉपिक में नया समझ में आया और अच्छा समझ में आया और वो टॉपिक और स्ट्रांग हो गया आपके लिए। फिलहाल चलिए प्यारे, ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें 5 पार्ट्स पूछे गए हैं, लेकिन एग्जाम में पांचों पार्ट्स भी आ जाते हैं कभी कभी, और नहीं तो एक एक दो दो नंबर में सिंगल पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, बट बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टेप से आपको आंसर बताना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि ये दो चार्जेस दे रखे हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, अच्छा, और ये दो पॉइंट्स हैं, एक P एक Q, और एक यहाँ पे A और B, ठीक है। प्यारे बच्चे दोनों पॉइंट्स में ये फर्क है कि ये वाला पास में है, दूर है, ऐसे यहाँ A पास है और B दूर है। क्वेश्चन है, फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। Vp माइनस Vq का साइन बताना है और फिर Vb माइनस Va का। देखिए इसका साइन क्या होगा Vp और Vq का, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। Vp माइनस Vq का साइन क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि P का पोटेंशियल ज्यादा होगा या Q का पोटेंशियल ज्यादा होगा। प्यारे पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, क्योंकि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस जिसका कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप देखिए P वाला पास में है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, Q दूर है तो इसका पोटेंशियल कम होगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सिंस Vp इज ग्रेटर, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, पास वाले का, P वाले का, Vp इज ग्रेटर देन Vq, तो जरा बताइए कि P का पोटेंशियल ज्यादा है, which implies that Vp minus Vq में बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, which implies that कि इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए B और A का, देखिए B और A में A पास में है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा या Q का, जी हाँ A का ज्यादा होगा, जैसे इसका 10 वोल्ट लिख दें, इसका 12 वोल्ट लिख दें, ठीक है। लेकिन प्यारे आप ये भी तो देखिए जरा कि यहाँ पे चार्ज भी तो माइनस है, जिसकी वजह से निकाल रहे हैं
तो चार्ज की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, माइनस में रखने की वजह से पोटेंशियल भी दोनों का माइनस में आएगा। गलत लिख दिया मैंने, ए पास में है तो ए का पोटेंशियल 10 तो बी का कम कितना 8, लेकिन दोनों का साइन माइनस में होगा क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। तो अब बताइए, पहले तो 10 बड़ा था 8 से, लेकिन अब 10 कैसा हो गया -10, -10 तो छोटा हो गया -8 से, जिसकी वजह से बताइए कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हुआ या बी का। वैल्यू तो देखें तो एक ही जाते हैं, लेकिन साइन के साथ कंसीडर करें तो ए जो है, ए का पोटेंशियल छोटा हो जाता है। तो सिंस VA is less than VB which implies that कि B माइनस ए का अगर साइन देखें VB माइनस VA तो यहाँ पे B बड़ा है, B बड़ा होने की वजह से VB माइनस VA कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका ए पार्ट हो गया। अभी बी पार्ट बोल रहे हैं, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस का साइन फॉर स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P। प्यारे, Q एंड P के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यानी Q और P के बीच पोटेंशियल एनर्जी यानी P की माइनस Q की। बेटे जब दो लिखे होते हैं तो डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बाद वाला माइनस इनिशियल, UP माइनस UP पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा डिफरेंस का साइन कैसा होगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और फिर उसके बाद कि ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। प्यारे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दो चार्जेस के बीच KQ1 Q2 अपॉन R। अब आप देखिए, एक चार्ज ये है, इसे Q1 मान लें, और एक चार्ज P पे रखा हुआ है, इसे Q2 मान लें। Q2 कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, साफ साफ लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसके लिए निकालना है, नेगेटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव रखा है, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो बेटा होगा क्या, पहले तो ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होने की वजह से P और Q के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या Q और इस चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जो पास में है इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि कम डिस्टेंस पे रखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ की P की लिख दे रहा हूँ मैं 10 जूल, जबकि यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 जूल, ठीक है। लेकिन अब साइन की बात देखें, पहले वैल्यू, मैग्नीट्यूड, फिर साइन। बताइए इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, जबकि इसकी यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ही रखा है, प्लस इंटू माइनस कितना आएगा, माइनस। एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों में माइनस लगा देंगे। अब जरा ये बताओ कि -10 बड़ा है या -8। ऑब्वियसली -8 बड़ा है, -10 छोटा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस कि UP -10 छोटा है, UQ बड़ा है, UP छोटा है और UQ बड़ा है, तो आप ये देखिए कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना था, P माइनस Q की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, UP माइनस UQ। तो ये बताइए, UQ नहीं UQ, तो इसका साइन क्या आएगा, ये छोटा है, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव। ऐसे ही अब बात आई A और B के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, यानी क्या माइनस क्या, A और B यानी UB माइनस UA का साइन पूछे क्या होगा, उसके लिए पहले पता होना चाहिए B बड़ा होगा या A की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चार्ज कौन सा रखा है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है यहाँ, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो देखिए पहले तो ये बताइए A पास में है या B, ऑब्वियसली A पास में, तो A की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ 15 जूल और यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 जूल। अब बात आई साइन की, Q1 Q2 इन दोनों के बीच का साइन ले, माइनस इंटू माइनस प्लस, इन दोनों के बीच का साइन ले, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब साफ साफ देख लो कि A की बड़ी हुई या B की, +15 या +10, ऑब्वियसली +15 बड़ी हुई, ये अपने मन से ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये इसका मतलब मत समझ लेना कि ये कहाँ से आई सर, कि सर 15 कैसे लिख दिए, सिर्फ आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं। यहाँ पे किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आई,
ए की या बी की? ऑब्वियसली ए की, तो आप लिखेंगे सिंस यूए ग्रेटर देन यूबी, तो बताइए बी छोटा है, छोटे में से बड़ा माइनस करें, माइनस, ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का साइन आ गया। आपको यहाँ ये वैल्यूज लिख के नहीं दिखानी है, सिर्फ इतना लिखोगे और काफ़ी होगा, मार्क्स फुल मिलेंगे। ये वैल्यू सिर्फ मैं समझाने के लिए, और आपको बाद में याद रहे, बाद में निकाल सको कैसे निकालना है, वो एक तरीका है सिर्फ समझाने का, ठीक है। फिर सी पार्ट पे आइए, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड in moving a small positive charge from Q to P. Q से P, इसे मिटा दीजिए, Q से P मूव कराना है, Q से P मूव कराना है, ठीक है, पास में लाना है इसके, वो भी किस चीज को मूव कराना है, वर्क डन बाय द फील्ड निकालना है, इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, प्यारे पॉजिटिव चार्ज को मूव करा के यहाँ लाना है, ठीक है। अब बेटा सोचो, पॉजिटिव चार्ज को मूव करा के पास में लाएंगे, पास में लाने से इस पर रिपल्शन लगेगी या अट्रैक्शन लगेगी या रिपल्शन? ऑब्वियसली बेटा इस पर रिपल्शन लगेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ ला रहे हैं, उस पर रिपल्सिव फोर्स लग रही है, तो डिस्टेंस और फोर्स के बीच कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। कौन सी फोर्स? वर्क डन बाय द फील्ड निकालना है, तो फोर्स भी फील्ड वाली लेंगे, फील्ड की जो फोर्स है वो अपोजिट लगेगी, अपोजिट लगने की वजह से एंगल 180 आएगा या ऑब्ट्यूज आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। इस तरीके से पास में ला रहे हैं तो अपोजिट फोर्स लगने से एंगल ऑब्ट्यूज आएगा, और जब भी एंगल ऑब्ट्यूज होता है 90 से 180 होता है, या 180 ही मान लें कि हम इधर ला रहे हैं और रिपल्शन उधर लग रही है, तो 180 एंगल होगा। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला Q से P अगर हम लाएंगे, तो एक तो फॉर्मूला अगर आप ऐसे बताओ, एफ डी एस कॉस थीटा कॉस 180 माइनस होता है, तो वर्क भी कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है प्यारे। क्योंकि ये cos 180 -1 होता है, तो इस तरीके से यहाँ माइनस एफ डी एस हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं वर्क डन का साइन कैसा हो गया, Q से P नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही अगले पार्ट पे आइए, ये था आपका C। D पे आइए, डी पे बोल रहे हैं गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। देखिए यहाँ था बाय द फील्ड, जबकि यहाँ बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, बहुत डिफरेंस है दोनों में। देखिए इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ऊपर क्या मूव करा रहे थे, पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो समझिए ये बी है, ये ए है, देखिए ये ए और ये बी, कौन से चार्ज को मूव कराना है, नेगेटिव चार्ज को मूव कराना है। तो फिर से वही बात, जब हम बी से ए लाएंगे तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये माइनस वाला इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारने पर ऐसा लग रहा है 180 एंगल होना चाहिए। लेकिन प्यारे यहाँ वर्क डन बाय द फील्ड नहीं पूछा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी यानी जो उसे यहाँ तक बी से ए ला रहा है। कौन ला रहा है, बी से ए तक, हम हैं एक्सटर्नल एजेंसी। और हम जब बी से ए तक ऐसे लाएंगे तो हमें फोर्स उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, बी से ए की तरफ ऐसे लगानी पड़ेगी। अगर हमें इस तरफ मूव कराना है डिस्टेंस, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। हमें इस चार्ज को मूव कराने के लिए फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी, जिसकी वजह से एंगल यहाँ 0 होगा, वहां पे भी अगर देखें तो एक्यूटी आएगा। फिलहाल जब सेम डायरेक्शन इस तरीके से होता है तो 0 डिग्री एंगल की वजह से अगर हम वर्क निकालें कहां से कहां, बी से ए, तो फॉर्मूला फिर से एफ डी एस कॉस थीटा अगर निकालेंगे, कॉस 0 लेंगे, कॉस 0 तो +1 होता है, जिसकी वजह से ये वर्क कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए वर्क डन बी से ए कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 0 डिग्री एंगल तो नहीं होगा। सर ये देखिए, अगर इस चार्ज को यहाँ तक ऐसे ला रहे होते सीधे, तो डिस्टेंस ऐसा होता और फोर्स ऐसी लगानी पड़ती तो 0 होता। लेकिन सर यहाँ पे 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन एक बात बेटा पक्की है, आप सोच के देखिए, इतना कुछ सोचिएगा कि वो 0 नहीं होगा तो 0 से 90 के बीच का ही होगा, 90 से ज्यादा नहीं होगा। और अगर 0 से 90 कुछ भी है तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा। अगले पार्ट में चलिए, कह रहे हैं डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज
स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। बेटा बी से ए अगर नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बहुत आसानी से बता पा रहे होंगे कि बेटा ये माइनस यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वाला माइनस उसे रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। कोई आती चीज़ आ रही है, धक्का मारे तो उसकी स्पीड कम हो जानी है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, समझ लीजिए एक बार पूरे अच्छे से, नोट कर लीजिए, नहीं तो एक बार फिर से देखिए, तब जाके ये दिमाग में बैठेगा। ओके, चलिए प्यारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें कुछ एक और नया तरीके का न्यूमेरिकल है। पहले दो पार्ट बहुत आसान है, अगला पार्ट कुछ नया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस दे रखे हैं आपको, Q1 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 एंड +9। बेटा यहाँ y और z कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब दोनों x एक्सिस पे रखे हुए हैं। अब आप समझिए ये x एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो अगर एक -9 पे रखा है ये वाला, यानी एक ओरिजिन से पीछे की तरफ रखा है, -9 सेंटीमीटर पीछे रखा है ये Q1, और एक +9 लिखा है, इसका मतलब ओरिजिन से +9 सेंटीमीटर आगे रखा है ये Q2 वाला। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एक प्लस है एक माइनस है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है दो चार्जेस के बीच? K Q1 Q2 अपॉन R, स्क्वायर नहीं, K 9 × 10⁻9, Q1 7 × 10⁻6, Q2 -2 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच? 9 ये 9 18 × 10⁻2 मीटर में करना पड़ेगा बच्चे। ये लीजिए 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया -7 और 9 -6 ये हो गया आपका 9 - 12, 10⁻9 - 12, और ये ऊपर जाके +2, तो कितना हो गया 11 - 12 - 1, ये हो गया आपका 10⁻−1 यानी 0.7। और यूनिट क्या हो जाएगी प्यारे इसकी? जी हाँ, एनर्जी की जूल हो जाएगी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आने का क्या मतलब है? जी हाँ, पहले बताया था, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आती है, इसका मतलब द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑब्वियसली एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्ट ही करेंगी, तभी एक प्लस एक माइनस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ रही है। अगला पार्ट क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। कह रहे हैं इन दोनों चार्जेस को जहाँ ये रखे हुए हैं, यहाँ और यहाँ, इन दोनों को इनफाइनाइटली एक दूसरे से दूर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। बच्चे उससे पहले इस डेफिनेशन पे जाइए। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है इसकी डेफिनेशन ये होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। मतलब ये जो हमने वर्क डन निकाला है, ये वो वर्क डन है जो करना पड़ेगा हमें इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी बहुत दूर से यहाँ तक लाने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका अगर उल्टा पूछ लें कि यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जितना इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने करना पड़ा है उतना ही यहाँ से इन्फिनिटी तक के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन साइन ऑपोजिट हो जाना है। तो डायरेक्टली आप आंसर लिख दीजिए, वर्क डन इन सेपरेटिंग दीज चार्जेस अवे फ्रॉम ईच अदर, वही आंसर लिखेंगे प्लस में, नो कैलकुलेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन। सपोज दैट, सी पार्ट आ गया भैया, सपोज दैट द सेम सिस्टम इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड भी है भैया आपकी बार A × 1/r², जहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, A इज इक्वल टू
9 इंटू 10⁵। ये क्या चीज़ है उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जो कि डिस्टेंस के हिसाब से ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। कहाँ से आया उससे मतलब नहीं, फॉर्मूला दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। तो कह रहे हैं व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। बेटा यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही निकालनी है जो आपने फर्स्ट केस में निकाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, बट पहले वाले केस में कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, जबकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड भी है। बोले सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसके होने से? फ़र्क ये पड़ेगा बेटा, मान लें ये दो चार्जेस यहाँ पे इस तरीके से रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये दो चार्जेस हैं, अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिटेलिंग मैंने पहले थ्योरी में करी थी, एक बार शॉर्ट में फिर से समझा रहा हूँ। इन दोनों को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो एक एक करके लाएंगे। पहला वाला चार्ज लाए वो तो फ्री में आ जाएगा, क्यों समझाया था, लेकिन दूसरा वाला चार्ज लाएंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो यहाँ तक लाने के लिए उसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सिर्फ इसकी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ यही वाला इस पर धक्का लगाएगा, जिसकी वजह से यहाँ तक लाने में सिर्फ इसकी वजह से वर्क डन होगा, जिसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके। पहला ये आ गया और दूसरा ये इस तरीके से आ गया, उल्टा लिख दिया था। पहला वाला फ्री में आ जाएगा, दूसरा वाला यहाँ लाने के लिए फर्स्ट वाले के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये तब था जब यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन मान लें कि एक पहले से ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इन दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को A और B पे लाना है इन्फिनिटी से। तो बेटा जब Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो अब की बार ये फ्री में नहीं आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये चार्ज यहाँ तक लाने में उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, तो पहला वाला चार्ज फ्री में नहीं आएगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब दूसरा चार्ज लाएंगे तो बेटा दूसरा चार्ज लाने में भी फर्स्ट वाले चार्ज के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ेगा, जो पहले भी करना पड़ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्या एक्स्ट्रा हुआ, जब दूसरा वाला चार्ज ला रहे थे तो पहले वाले के तो अगेंस्ट वर्क करना ही पड़ रहा है, लेकिन क्या अलग से करना पड़ रहा है? दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाने के लिए दोनों चार्जेस को वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो दोनों चार्जेस को यहाँ पर लाने के लिए जो टोटल वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क जो करना पड़ेगा वो 3 करने पड़ेंगे। कौन से? पहला वाला चार्ज आएगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला वाला चार्ज आएगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरा वाला चार्ज आएगा उसे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा, इसे भी अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो चार्ज आएगा उसे फर्स्ट वाले के चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो 3 वर्क करने पड़ेंगे। सेकंड वाले को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। ये वाला तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि दूसरे चार्ज को फर्स्ट चार्ज तक के अगेंस्ट लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो तो ये फॉर्मूला है ही जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R, लेकिन यहाँ क्या करेंगे वो आप देखिए। वर्क का फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने का Q इंटू वी, और इन्फिनिटी से एक जगह से इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने का Q इंटू वी। दोनों जगह यहाँ फॉर्मूले लिखेंगे, लेकिन यहाँ फर्स्ट चार्ज ला रहे थे और यहाँ सेकेंड चार्ज ला रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल फिर फर्स्ट और सेकेंड। तो बेटा पोटेंशियल की बात अगर हम करें तो चार्ज तो Q1 लिख देंगे। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल का हम अलग से फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं। जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था स्मॉल पोटेंशियल का E, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस dV अपॉन dr, तो dV का फॉर्मूला हो गया क्या? E इंटू डी आर, माइनस साइन में माइनस हटा देंगे, न्यूमेरिकल में नहीं लगाएंगे। तो जनरली अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें तो E इंटू डिस्टेंस, E इंटू डिस्टेंस किससे डिनोट कर रहे हैं? यहाँ R से डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस को, ठीक है, वो देखिए R से डिनोट किया गया है। तो V निकालने के लिए हम E इंटू R लगाएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अब सॉल्व अपने आप कर लेंगे। बोले सर E का फॉर्मूला, सर E का ये लिखा है A इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर,
यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू वन अपॉन ई की जगह ए इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करने से आप देखिए R से R कैंसिल हो गया, ये R था, E की जगह हम लेकर एक R से R कैंसिल, एक R से R कैंसिल, ये हो गया Q1 A अपॉन R, ये हो गया Q2 A अपॉन R, और ये हो गया आपका K Q1 Q2 अपॉन R। इस पूरे की वैल्यू तो डायरेक्ट हम यहाँ से ये लिख देंगे -0.7 हैं, और इन दोनों की वैल्यूज़ आप डालेंगे, Q1 Q2 गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है। R की वैल्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेंगे जो कितनी है, R इक्वल टू 18 सेंटीमीटर यानी 0.18 मीटर, वो यहाँ पे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, 49.3। ओके प्यारे, समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, हो सकता है इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, लेकिन जो जो मैंने बोला शुरुआत से वो पूरा समझिए, पक्के से समझ में आएगा। ओके ओके प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मज़े आ जाएंगे इसमें। बोल रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट गिवन है एक मॉलिक्यूल का 10⁻⁻29 कूलम मीटर। अच्छा, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। बेटा एक मोल ले लिया, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? केमिस्ट्री पे जाओ, मोल कंसेप्ट पे। एक मॉलिक्यूल, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा एक मोल मॉलिक्यूल का इतना डाइपोल मोमेंट है, तो अगर हमने एक मोल लिया तो एक मोल का टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? कितना? जी हाँ, टोटल डाइपोल मोमेंट 10⁻⁻29 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 6.022 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर। एक का इतना है, ईच मॉलिक्यूल का, तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स का इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे इसका देखते हैं। फिलहाल अभी तो इतनी लाइन पड़ी थी तो लिख दिया। कह रहे हैं मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज, उसे पोलराइज करा गया है। पोलराइजेशन क्या चीज़ होती है वो अगला टॉपिक है, कैपेसिटर्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ भी होता हो आगे पढ़ते हैं। अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगा दी गई है 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर की। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बेटा पोलराइजेशन क्या होता है वो तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि पोलराइजेशन का कुछ ऐसा मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स में जो पहले न्यूट्रल होते हैं उनमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, एक तरीके का वो डाइपोल बन जाता है, -Q + Q। फिर से बोल रहा हूँ, पोलराइजेशन में जो पहले एटम मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं उनमें पोल्स डेवलप हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल बन गया जिसमें एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, जितना माइनस उतना प्लस, एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन में कुछ ऐसा इस तरीके से होता है कि ये इस तरीके से प्लस और ये माइनस, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम वो सब्सटेंस रखते हैं तो जब वो पोलराइज होता है तो वो जो मॉलिक्यूल है एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, इस तरीके से डाइपोल जनरेट हो जाता है और अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा टेढ़ा, ऐसा नहीं रहता, ऐसा हो जाता है, माइनस वाला प्लस की तरफ, प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होके ऐसा सीधा लेट जाता है। ठीक है, ये डाइपोल इस तरीके से बन गया, जैसे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे रुक जाता है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -Q से +Q, तो ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की है, यानी डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बन जाता है, θ = 0 डिग्री हो जाता है। लेकिन अभी कह रहे हैं कि इसे घुमाया गया, कितना एंगल चेंज किया गया? सडनली चेंज टू 60 डिग्री।
यानी नया एंगल हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब इसे θ1 मान लें, इसे θ2 मान लें। तो बेटा इसे घुमाया गया, तो कह रहे हैं घुमाने में बताओ कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी। ऑब्वियसली बेटा जब ये घूमेगा तो कुछ वर्क होगा, और जितना भी वर्क होगा वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा। और कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो पूछा है। इसको अलाइन करने में, नए डायरेक्शन में अलाइन करने में कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी? हीट एनर्जी का मतलब आपको क्या निकालना है? हीट एनर्जी का मतलब आपको वर्क निकालना है कि इसे घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा θ1 डिग्री से θ2 डिग्री में। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्क का फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। क्या एक एंगल से दूसरे एंगल आपने पढ़ा है? PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। ये यहाँ पे सिंपली लगा दीजिए प्यारे। कैसे लगाएंगे बेटा? या तो ये पढ़ा था, वैसे पहले ये पढ़ा था माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। एक ही बात है, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, कुछ भी कर लें एक ही बात है। फिलहाल चलो इसके हिसाब से करें, क्योंकि कॉपीज़ में ये लिखा था। तो P की जगह ये लगा दीजिए, E की जगह ये लगा दीजिए, और फिर क्या करेंगे? ये लीजिए, P की जगह आ गया आपका 6.022 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपकी ये 10⁻6, और cos θ2 60 है, cos 60 माइनस cos 0 होता है 1, cos 60 होता है √3/2। ये 10⁻6 प्लस 6 कट गया, तो ये हो गया -6.022 इंटू cos 60 होता है आपका कितना? 1/2। तो सिंपल आंसर आ गया 3.011। माइनस साइन को इग्नोर कर दिया गया, सिर्फ वैल्यू लिखी है कि वर्क कितना करना पड़ा, तो ये आपका वर्क आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट निकाला गया है, कंसेप्ट समझाया गया है कि किसका फॉर्मूला लगेगा। चलिए प्यारे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं आज के लिए। अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम, चार्ज दे रखा है 8 मिली का मतलब होता है 10⁻³ इज लोकेटेड एट ओरिजन, ओरिजन पे लोकेटेड है, ये रखा है चार्ज। अच्छा, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज, इस चार्ज को ले जा रहे हैं, जिस चार्ज को ले जाते हैं उसे Q0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट P, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से ऐसे है, चार्ज पहले से यहाँ रखा था। ठीक है, और जिसको मूव करा रहे हैं उसे P से Q ले जा रहे हैं। P कौन सी एक्सेस पे है? एक्स वाई जेड एक्सेस पे है। एक्स और वाई कंपोनेंट 0 होने का मतलब वो जेड एक्सेस पे लाई कर रहा है, और Q वाला पॉइंट किस एक्सेस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सेस पे। तो एक जेड एक्सेस पे है, एक वाई एक्सेस पे है। तो ऐसा करो, एक को वाई मान लो और एक को जेड मान लो, और एक्स बाहर की तरफ आ जाएगी जिसका कोई यहाँ पर काम नहीं है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि इसे P से Q ले जा रहे हैं। P वाला है जेड एक्सेस पे, जेड एक्सेस पे कहाँ? 3 सेंटीमीटर, ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने लिख दिया 3 पे है, ये पॉइंट P है। और Q वाला है y एक्सेस पे 4 सेंटीमीटर पे, यानी ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर दूर है, ये पॉइंट हो गया आपका Q। ठीक है, ओके, क्या कर रहे हैं? ये Z है और ये Y थी। ठीक, Y एक्सेस पे कहाँ? 4 सेंटीमीटर दूर। ओके, इसे चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, लेकिन वाया पॉइंट R, R कहाँ पे लाई कर रहा है? X कंपोनेंट 0 है, Y और Z कंपोनेंट दे रखा है, इसका मतलब Y Z प्लेन पे लाई कर रहा है। यहाँ कहीं एक R पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 6, 9 सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है वाया R, यानी इसे पहले ऐसे ले जाना है चार्ज को, फिर यहाँ इस तरीके से ऐसे लाना है। कौन से चार्ज को? Q0 चार्ज को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट इसमें नया क्लियर होने वाला है कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे वर्क डन पूछा है, वर्क डन इन टेकिंग, कहाँ से कहाँ? P से Q ले जाना है, तो कह रहे हैं P से Q ले जाने का वर्क निकालो वाया R। तो पहला पॉइंट, आपको मालूम है कभी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, कि किस पाथ से ले जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे R का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से लेना देना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने का वर्क अब कई बार पढ़ चुके हैं फॉर्मूला,
डायरेक्ट बता दो क्यू नॉट इंटू वी माइनस वी, कौन सा वी, पी से क्यू ले जा रहे हैं तो वी क्यू को माइनस वी पी, तो सिंपली क्यू नॉट ये दे रखा है, वी क्यू और वी पी आप निकाल लो, वैल्यूज डाल दो, वर्क आ जाएगा। अब बात आई पी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालें। ये देखिए यहाँ पे पहले से एक चार्ज रखा था, चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। के है आपका 9 इंटू 10⁹ चार्ज कितना है, ये वाला लेंगे या ये वाला बच्चे, यहाँ पे तो क्यू चार्ज रखा है, ये वाला चार्ज लेंगे तो कितना है 8 इंटू 10⁻³ अपॉन डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर को मीटर में कर दो 10⁻², तो ये आपका कट गया 3 3 8 3 24 और 9 - 3 6 और 6 + 2 कितना 8। ठीक है, ऐसे ही क्यू पे पोटेंशियल निकालेंगे के क्यू अपॉन आर से, के की जगह 9 इंटू 10⁹, क्यू वही है आपका 8 इंटू 10⁻³ लेकिन क्यू पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस चार्ज की वजह से, तो प्यारे इसका डिस्टेंस है आपकी बाहर 4 इंटू 10⁻², ये कटा, ये आ गया आपका 9 2 18 इंटू 10⁸ वोल्ट, ये वी क्यू वी पी आ गया, इसको सीधे से यहाँ डालिए, क्यू नॉट आपका हो गया -2 इंटू 10⁻⁹, और क्यू पे पोटेंशियल है 18 इंटू 10⁸, और ये है आपका 24 इंटू 10⁸, 10⁸ कॉमन आएगा, 18 - 24 हो जाएगा कितना -6 और 10⁸। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 6 2 12 और -9 + 8 10⁻⁻1 जो कि आपका हो गया 1.2, और यूनिट क्या होती है वर्क की, जी हाँ जूल। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान दीजिए। अ लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी L इज सराउंडेड बाय अ हॉलो एक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है, लॉन्ग का मतलब है कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस, यानी एक बहुत ही पतला सा सिलेंडर है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, इस तरीके से ये पतला सा सिलेंडर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी L दे रखी है, कितनी L दे रखी है। ठीक है, इस सराउंडेड बाय अ हॉलो एक्सियल सिलेंडर, ये एक दूसरे सिलेंडर से सराउंडेड है इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये अंदर वाला चार्ज्ड था। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स। बेटा आप ये देखिए, ये जो दूसरा वाला सिलेंडर है, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होने की वजह से क्या होगा, इस वाले सिलेंडर पे इंडक्शन की वजह से चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर बीच में एक प्लस रखा हुआ है तो आप सोचिए इस प्लस की वजह से इस सिलेंडर की जो अंदर वाली जैसे एक ड्रम होता है, ड्रम के अंदर मैं पेन रख दूं तो ड्रम की एक अंदर वाली वॉल होगी, एक बाहर वाली। अगर अंदर मैंने इस तरीके से एक रॉड रख दी चार्ज है तो वो ड्रम की वॉल्स को, ड्रम की सिलेंड्रिकल ड्रम की वॉल्स को चार्ज कर देगी, अंदर से भी बाहर से भी। अगर ये प्लस है तो अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा ड्रम के इंडक्शन से माइनस, और बाहर वाली फेस पे सरफेस पे प्लस। तो यहाँ अंदर इस तरीके से माइनस चार्ज आ जाएगा पूरे सरफेस पे अंदर की तरफ, जबकि बाहर की तरफ प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जिस सिलेंडर में रखी थी वो खुद एक कंडक्टिंग था, इसलिए इंडक्शन हुआ। कंडक्टिंग नहीं होता तो इंडक्शन नहीं होता। फिलहाल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स, यहाँ पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच वाली खोखली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सेंटर से डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो हम आर्क डिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे। ठीक है प्यारे, तो आप देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको क्या लग रहा है कौन, हाँ ये एक्चुअली गॉस थ्योरम यहाँ पे आप लगाएंगे। गॉस थ्योरम के हिसाब से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पे एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। क्लोज सरफेस बनाना ज़रूरी है जब भी आप गॉस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है यहाँ बट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये गॉसियन सरफेस आपने बीच में बनाया तो
तो गॉस ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो आप ये देखिए, जब भी हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ पे हमेशा इंटीग्रेशन करने के लिए गॉस थ्योरम में यहाँ जो हमने ds लिया है, ds का छोटा सा एरिया इस गॉसियन सरफेस पे बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। यहाँ ई डॉट डी एस को क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस 0, इन दोनों के बीच का एंगल है 0। यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, अंदर ds बचेगा। ds छोटा सा एरिया था इस गॉसियन सरफेस का, अगर हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टोटल सरफेस लेना पड़ेगा। और बेटा ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया था वो एक खुद एक, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप थी तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कितना होता है, जी हाँ 2 पाई आर एल, जहाँ आर उसका रेडियस हो गया, एल उसकी लेंथ हो गई। तो हम यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ मान ले रहे हैं एल, और जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये क्वेश्चन सही कर लीजिए, यहाँ पे इसे लैम्डा मानेंगे। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, अब राइट हैंड साइड पे प्रोसीड ये। तो आप ये देखिए चार्ज का मतलब क्या है, इस गॉसियन, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है इसके अंदर का चार्ज। तो इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, लेकिन हम मान लेते हैं कि Q है तो यहाँ पे Q लिखेंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में चार्ज गिवन नहीं है तो Q को एलिमिनेट करके इसको हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना होगा। बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लैम्डा L। ऐसा करने से क्या कौचेगा, जी हाँ क्या कौचेगा, L से L कौच जाएगा। ये लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे 1/ε0 लिखा रहने दीजिए, लैम्डा लिखा रहने दीजिए, 2 पाई आर नीचे लिख दीजिए। ये फॉर्मूला आ गया, जिसे चाहें तो इसे 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 लैम्डा अपॉन आर। बेटा ये फॉर्मूला जो निकल के आया, ये तो एक किसी थिन चार्ज वायर की वजह से भी आर डिस्टेंस पे यही फॉर्मूला था, यहाँ भी यही आ गया। यहाँ आप ये देखिए, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अंदर एक थिन सिलेंडर था, उसको एक हॉलो सिलेंडर के अंदर रख दिया, बीच वाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो बाहर जो इंडक्शन से चार्ज आया था उसका तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, बाहर कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ अंदर का चार्ज लेना होता है, जिसकी वजह से सिर्फ अंदर का चार्ज कंसिडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया है। जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर दीजिए, आर लिखा है, ठीक है प्यारे। तो बेटा आज के सेशन में इतना था, मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स कराए, काफ़ी सारे मॉडल टाइप न्यूमेरिकल्स कराए हैं जो आपको और न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे। ये जो मैंने बेटा लगभग 17-18 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, सिर्फ ये मात्र इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी नहीं हैं पूरा चैप्टर कवर करने के लिए, दे आर ओनली मॉडल टाइप। प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरी है अपने आप से और बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना। अपनी बुक से आप कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग की गुरुकुल क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप पे जाके असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कहीं से भी लगाइए, लेकिन ज़रूरी है सिर्फ इतने क्वेश्चंस पे निर्भर मत रहिएगा। फिलहाल बच्चे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर इतना है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अपना अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कौन सा टॉपिक, कैपेसिटेंस पे। ठीक है प्यारे, तो जितने भी बच्चे आज ये लेक्चर देख रहे हैं जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपका नाम हमेशा के लिए इस टॉपिक में दर्ज हो जाए। फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, मेहनत करते जाइए एंड ऑल द बेस्ट।